हेलो एवरीवन, मैं अंकुर नैन स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके। ईडी क्या होता है, किसके अंडर में काम करती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका एम क्या है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है, सारा कुछ ईडी के बारे में आपको इस लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेंस, शॉर्ट फॉर्म में ईडी बोलते हैं। ये लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने ये स्टैंजा पढ़ा तो बहुत बार मैंने इकोनॉमिक इकोनॉमिक, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ईडी जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड डील करती है कि इंडिया के अंदर जितना भी पैसा है या इंडिया के बाहर जितना भी पैसा है, या पैसा से रिलेटेड क्राइम, कि अगर इंडिया के अंदर अगर पैसा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, तो वो सब लीगली हो, सभी के पास पूरा टैक्स पेएबल हो। तो इस पैसे से रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए, इसको देखने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कह सकते हैं कि वो ईडी है। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये फाइनेंस गवर्नमेंट जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, फाइनेंस गवर्नमेंट, इसके अकॉर्डिंग काम करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिवेन्यू। ओके। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमन है, तो आप कह सकते हो कि उनके अंडर में ये काम करते हैं। इट इज़ composed ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स इसमें रहते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस मतलब आईपीएस भी इसमें रहते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस भी रहते हैं। और भी जो अपने अपने कैडर से प्रोमोटेड ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें काम करते हैं। ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्टमेंट इज लेस दैन 2000 ऑफिसर्स, आउट ऑफ विच अराउंड 70% ऑफिसर्स केम फ्रॉम डेपुटेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, वाइल ईडी हैज़ इट्स ऑन कैडर टू। ठीक है। तो इसमें टोटल ऑफिसर्स जो हैं वो 2000 से कम ही हैं, बल्कि 70% जो ऑफिसर्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आता है। और ईडी का अपना भी रिक्रूटमेंट सर्विस है, वहाँ से भी डायरेक्ट लोग ईडी में रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ईडी का ये नेशनल सिंबल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ईडी का एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखो तो ये 1 मई 1956 को हुआ था, आज से 66 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसका ऑपरेशन इंडिया भर में ही रहता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। और देख सकते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका जो मेनली ये दो एक्ट के बेसिस पे वर्क करती है। एक 1999 में बनाया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फेमा बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इस दो एक्ट के बेसिस पे ईडी काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो कि इनको लीड करती हैं। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव संजय कुमार मिश्रा जी हैं जो कि आईआरएस डायरेक्टर इन्फॉर्मेंस के। फिर बाकी के भी एजेंसीज़ वगैरह आप देख सकते हो। ओके। अब बात करते हैं इसका ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था, ईडी सबसे पहले आया कहाँ से था। ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज़ बैक टू 1 मई 1956। ये 1 मई 1956 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। व्हेन एन इन्फॉर्मेंस यूनिट वाज फॉर्म्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी वर्क होते थे इंडिया के, वो ईडी करता था। ओके। फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि विदेश से जो भी पैसा आता है या विदेश में आपका जो भी पैसा जाता है इंडिया के बाहर कंट्री में, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये मिला जुला के आप कह सकते हो कि इंडिया में किसी के पास अगर ब्लैक मनी हो, वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा हो बाहर, या बाहर से कुछ ब्लैक मनी आ रहा हो, तो उस सबको जो देखना है ना, उसको नियमित तौर पे अगर सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या गलत से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा काम ईडी का ही है, आप कह सकते हो।
ठीक है। ओके, 1957 में इसका रीनेम किया गया, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट बनाया गया। संजय कुमार मिश्रा जो है चीफ कमिश्नर है इनके, न्यू न्यू दिल्ली में। ईडी और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ईडी का वर्क क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ईडी का, वो बात करते हैं हम लोग। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट इज द इन्फॉर्मेंस ऑफ टू की एक्ट। ठीक है, ये दो एक्ट के बेसिस पे ही काम करती है। पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको फेमा बोलते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमएलए बोलते हैं। ठीक है। और एक थर्ड भी है, एफईओए, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ओके। बात करते हैं हम लोग द ईडीज इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ऑफिशियल वेबसाइट। उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, ईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर भी देखोगे कि उनका मेनली क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ओके। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेंस विथ इज हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इनका, हेडेड जो है वो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंस करते हैं। और 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं इनके, जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में है। और वहाँ पे भी अलग अलग डायरेक्टर्स रिक्रूट किए गए हैं। उनके जोनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना एंड श्रीनगर। ओके। ये भी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो इसको लीड करते हैं। द डायरेक्ट्रेट हैज सब जोनल ऑफिसेस। सब जोनल ऑफिसेस भी हैं इनके, कहाँ कहाँ है, भुवनेश्वर, इंदौर, कोझिकोडे, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टनम एंड जम्मू। ठीक है। ये डेप्टी डायरेक्टर जो है इनको हेड करते हैं। ठीक है। इनका अपना कोर्ट भी है, स्पेशल कोर्ट भी है। अब इन पे एक क्रिटिसिज्म भी लगा जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, जिसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू आता है, उसमें ये काम करता है। तो ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है। तो ये क्रिटिसिज्म है उन पे कि इन जुलाई 2022, अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में डेटा दिया गया था, 23 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड इन, इतना केस कितना, 5422 केस में से बस 23 लोग जो थे वो कन्विक्टेड थे, मतलब दोषी पाए गए थे। किसके अकॉर्डिंग, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। ठीक है। पीएमएलए के अकॉर्डिंग इतने इतने लोगों में से 23 लोग ही दोषी पाए गए थे। इन द 17 ईयर्स आफ्टर द लॉ पास्ड, विच इज़ कन्विक्टेड रेट, इतना ही कन्विक्टेड रेट था, 0.5% लोग ही दोषी करार हुए थे इतने लोगों में से। ठीक है। और ईडी का केस जो है वो बढ़ा है कब, जब मोदी जी का सेकेंड टर्म आया है। सेकेंड टर्म मतलब कब, 14 से 19 आए थे ना, 19 से जो ये 24 वाला टर्म है, इसमें इसका जो केस का टर्म बढ़ा है वो 6 टाइम ज़्यादा बढ़ा है पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये बताया जाता है, ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी बोला जाता है कि जो लीडर पार्टी के लोग होते हैं, वो जैसे कि अभी लीडर मान सकता है बीजेपी है, तो अपोजिशन उन पे कभी कभी ये भी लगाती है, बोलती है कि उनके द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है। बीजेपी इसका मिसयूज करी, ऐसा बोला जाता है अपोजिशन के द्वारा कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और कोई कोई तो ये भी भाषण देता है कि ये भी ईडी इनके इशारों पे नाचती है, बीजेपी के इशारों पे, ऐसा कहा जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताया था, पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें पीएमएलए को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शोधन निवारण अधिनियम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा साधा मतलब ये होता है कि ब्लैक मनी को वाइट करके वापस लाना। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि सपोज़ कीजिए कि किसी एक पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है, जिसका गवर्नमेंट के पास हिसाब किताब नहीं है, तो वो अपना पैसा को किसी ऐसे जगह मान लीजिए इन्वेस्ट करेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी देश में कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को कुछ चाहिए, तो यहाँ से हम लोग जो वो पर्सन है वो पैसा भेज सकते हैं वहाँ पे कि मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे इसमें पैसा दे रहा हूँ। फिर वापस वो कंपनी में वो पैसा जाके वाइट हो जाएगा, फिर वो इंडिया में किसी किसी अकाउंट के नाम पे वो आ सकता है। मतलब ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। आप कह सकते हो ऐसे करके कि एक और एग्जांपल देख सकते हो आप कि कौन सा देख सकते हो, किसी का एक कंपनी है जो कि बस खुल गया है, नॉर्मल सा ही है, कोई उसमें कोई उसको जानता ही नहीं है, बस नाम से खुला हुआ है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है।
ठीक, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मतलब होता है कि ब्लैक मनी को वाइट कर देना। बहुत सारे तरीके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पे मेरा अलग से लेक्चर आएगा, आप देख सकते हो उस पे भी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस पे ईडी का मेन दो दो था ना फंक्शन, एक था एफईएम, एक था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2002 में लाया गया था। भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य काले धन को सफ़ेद करने से रोकना है। मैंने पहले बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में होता है कि ब्लैक मनी को हम लोग वाइट करके बताते हैं। तो इसमें क्या है कि जो काला पैसा है ना, काला पैसा मतलब जिसका हिसाब सरकार के पास नहीं है, उसको वाइट होने से रोकना है। ठीक है, इस एक्ट का मतलब यही है। इसमें धन शोधन से प्राप्त धन को राजस्व जब्त करने का प्रावधान। अगर इसमें आपके पास जो पैसा है उसका अगर हिसाब नहीं है तो गवर्नमेंट आपका पैसा या ईडी जो है आपका पैसा को जब्त कर सकती है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, यह अधिनियम धन शोधन के रोकथाम के लिए और अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर इसमें आपके पास जो भी संपत्ति है, अगर आपके पास उसका ब्यौरा नहीं है, आपका हिसाब नहीं है, तो गवर्नमेंट आपका संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्ट नंबर 15 है 2003, भारतीय संसद अधिनियम को इतना लाया गया था। मेन जो शुरुआत हुआ था 1 जुलाई 2005 से लाया गया था। ठीक है, अभी इसमें फेमा नहीं दिया हुआ है, मैंने बताया था कि मैं फेमा के भी बारे में बता दूंगा। ईडी का ये भी एक महत्वपूर्ण है। फेमा क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए विदेश से फंडिंग आती है, या हम ही लोग विदेश में किसी फलाने जन को फंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे रिलेटिव जो होता है, वो मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा है, कोई कहीं पे, तो वो वहाँ से पैसे भेजते हैं ना वहाँ से काम वाम करके। तो हमारे पास अगर आप देख जानते होंगे तो बैंक में एक पहले से ही फॉर्म भरा लिया जाता है, फेमा नाम का फॉर्म होता है वो, प्रिवेंट ओके। तो फेमा ये काम करता है कि जैसे उसका जो मेनली फेमा का वर्क, फेमा से पहले दोस्तों एक और था फेरा, वो था, पर वो 1973 में आया हुआ था। ठीक है, तो उसको बदल के 1999 में फेमा लाया गया था। फेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप विदेश से पैसा भेज रहे हो तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले इसमें बहुत सारा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा माना गया कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उसे बदल के फिर से फेमा किया गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ईजिली आप विदेश से पैसा ला सकते हो या यहाँ से पैसा भेज सकते हो। पर वो सारा कुछ ईडी या गवर्नमेंट के नज़र में रहेगा। ठीक है, उस पे आप पर्टिकुलर टैक्स भी दे सकते हो। जैसे कोई कोई क्या करता है, अपना इंडिया से पैसा लगा के बाहर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इंडिया का पैसा बाहर चला जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही फेमा लाया गया है। इसके अकॉर्डिंग है कि आप पर्टिकुलर एक टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे, फिर अपना पैसा बाहर भेज सकोगे। या बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो जो मान लीजिए बाहर के कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी ईजिली कर सकते हैं फेमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे देश का डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है, क्योंकि पैसा आने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो ये है। अगर आप बोलोगे तो मैं फेमा और फेरा के डिफरेंस और फेमा क्या होता है एक अलग से वीडियो ला सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।